नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों पर बात कर रहे हैं और हमने केदारनाथ अग्रवाल जी, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन आदि कवियों पर, शिव मंगल सिंह सुमन आदि कवियों पर बात की है। तो आप सभी जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को याद करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो रचनाओं से पूछे जाते हैं। तो रचनाएं हैं जो इनके काव्य संग्रह है या जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वो आप अच्छे से याद करेंगे और उनका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी अच्छे से याद करेंगे। तो आज दोस्तों प्रगतिवाद के ही कवियों पर हम बात करेंगे और प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों में आज हम बात करेंगे राघे राघव जी पर। राघे राघव जी दोस्तों उन कवियों में गिने जाते हैं जिन्होंने अल्पायु में ही इतनी प्रसिद्धि पाई हो, यानी इनकी जो आयु थी इन्होंने जो जिंदगी अपनी पाई थी वो बहुत ही कम जिंदगी थी इनकी। तो दोस्तों इनका जो जीवन था बहुत ही कम था, लेकिन उसमें इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि पाई थी। आलोचक के रूप में, उपन्यासकार के रूप में ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे। कहानी संग्रह भी इनकी जो गदल कहानी है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। उसका बहुत से जो विदेशों में भी उसका अनुवाद किए गए थे। जो गदल कहानी थी इनकी, कविताएं, जो कविता संग्रह, इनके काव्य संग्रह वो भी बहुत ही इनके प्रसिद्ध हुए थे। तो राघे राघव जी का जन्म दोस्तों 1923 ईस्वी में हुआ था। 1923 ईस्वी में राघे राघव जी का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1962 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1962 ईस्वी में राघे राघव जी की मृत्यु हुई थी। दोस्तों जो राघे राघव नाम है इनका, ये साहित्यिक नाम है। इन्हें जो साहित्य में इनकी रचनाएं मिलती हैं वो राघे राघव नाम से मिलती हैं, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम है वो है तिरुमल त्र्यंबक वीर राघवाचारी। तिरुमल त्र्यंबक वीर राघवाचारी। ये इनका वास्तविक नाम है, याद रखना है आपको। तिरुमल त्र्यंबक वीर राघवाचार्य राघे राघव जी का वास्तविक नाम है। राघे राघव इनका साहित्यिक नाम था, ये याद रखना है। इनका जन्म दोस्तों आगरा में हुआ, उत्तर प्रदेश में आगरा में राघे राघव जी का जन्म हुआ था, याद रखना है आपको। और इनकी मृत्यु हुई थी मुंबई, महाराष्ट्र में राघे राघव जी की मृत्यु हुई थी कैंसर के कारण। कैंसर से पीड़ित थे ये, और जब इनको पता चला था 1962 में ही शायद ये पता चला था कि उनको कैंसर है, और सितंबर 1962 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी मुंबई में, महाराष्ट्र में। जन्म हुआ था इनका आगरा, उत्तर प्रदेश में 1923 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके जो माता पिता थे या इनके जो पूर्वज थे दोस्तों, आप इनके नाम से ही पता लगा सकते हैं कि वो दक्षिण के थे। कई पीढ़ी पहले आकर वो भरतपुर में बस गए थे और आगरा में राघे राघव जी का जन्म हुआ था। भरतपुर के वैर में भी रहे थे इनके माता पिता या इनके पूर्वज। ये दक्षिण के थे इनके पूर्वज, इनके नाम से ही पता चलता है। इस तरह के जो नाम मिलते हैं वो दक्षिण में ही मिलते हैं। तो इनके जो पूर्वज कई पीढ़ी पहले दक्षिण में के थे पूर्वज, लेकिन कई पीढ़ी पहले वो आके भरतपुर में बस गए थे, जयपुर भरतपुर में भी रहे थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो आगरा में हुआ था। तो इनका जो कई पीढ़ी पहले आपको पता चल गया, जो पूर्वज थे वो तिरुपति में रहते थे। तिरुपति, आंध्र प्रदेश। तिरुपति आंध्र प्रदेश के थे इनके पूर्वज, ये याद रखना है दोस्तों आपको। तो ये राघे राघव जी के जीवन से संबंधित, इनके पिताजी का नाम रंगनाथ राघव था।
रंगनाथ राघव इनके पिताजी का नाम था और ये दक्षिण से संबंध था इनका, लेकिन इनका जन्म आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कन्नड़ भाषा भी इनको, ये हिंदी भाषी क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनको कन्नड़ भी अच्छे तरीके से आती थी, कन्नड़ भाषा का भी इनको ज्ञान था और हिंदी में इन्होंने आलोचनाएं लिखी। उपन्यास इनके बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। जो घरौंदा इनका पहला उपन्यास था। कहानी संग्रह इनके बहुत ही प्रसिद्ध है। गदर कहानी इनकी बहुत सारे अनुवाद हुए हैं गदर कहानी पर विदेशी जो दूसरी भाषाओं में, और दूसरी भाषाओं का जो साहित्य था उसका भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया राघव जी ने। रिपोर्टाज जिन्होंने लिखा था बंगाल के अकाल पर, जब बंगाल में अकाल पड़ा था तूफानों के बीच, इनका बहुत ही प्रसिद्ध रिपोर्टाज माना जाता है। तो अपने जो इनका जीवन था वो बहुत ही कम था, लेकिन उसमें इन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि, और आप देख सकते हैं कि जो हिंदी की सभी विधाएं हैं वो इन्होंने अपनाई हैं। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखी है, जो काव्य संग्रह है इनके वो मिलते हैं, रिपोर्टाज लिखे हैं। तो यानी हर जो विधा थी हिंदी की वो इन्होंने अपनाई है और उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा साहित्य हमें दिया है। तो दोस्तों पता चल गया राघव जी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब है इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इनको हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार दिया गया। हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार 1951 ईस्वी में। हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार दिया गया राघव जी को कब? 1951 ईस्वी में। डालमिया पुरस्कार, डालमिया पुरस्कार 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में डालमिया पुरस्कार मिला राघव जी को। उत्तर प्रदेश सरकार पुरस्कार, उत्तर प्रदेश पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार पुरस्कार इनको कब मिला? 1957 और 1959 में। 1957 और 1959 ईस्वी में पुरस्कार मिला ये उत्तर प्रदेश पुरस्कार। 1957 और 1959 ईस्वी में। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला? 1961 ईस्वी में। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961 ईस्वी में। महात्मा गांधी पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार इनको मिला 1966 ईस्वी में। यानी ये इनको मरणोपरांत मिला। महात्मा गांधी पुरस्कार जो मिला है राघव जी को, वो 1966 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद इनको दिया गया, यानी मरणोपरांत इनको मिला था महात्मा गांधी पुरस्कार। तो दोस्तों ये थे राघव जी को जो पुरस्कार मिले हैं। हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार 1951 ईस्वी में मिला था। डालमिया पुरस्कार 1954 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश सरकार पुरस्कार 1957 और 1959 ईस्वी में। दोस्तों राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961 ईस्वी में। महात्मा गांधी पुरस्कार 1966 ईस्वी में, क्योंकि इनकी मृत्यु तो 1962 ईस्वी में हो गई थी, तो ये इनको मरणोपरांत दिया गया था पुरस्कार। राघव जी ने दोस्तों 1944 ईस्वी में सेंट जॉन्स कॉलेज से स्नातकोत्तर की। 1944
44 ईस्वी में सेंट जॉन्स कॉलेज से। स्नातकोत्तर की कब? 1944 ईस्वी में सेंट जॉन्स कॉलेज से कि इन्होंने, तो याद रखना है ये आपको, 1948 ईस्वी में इन्होंने 1948 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की। पीएचडी की इन्होंने किस पर? गोरखनाथ जी पर। जो पीएचडी इन्होंने की है वो गोरखनाथ पर की है। 1948 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की है। तो दोस्तों ये थे राघव जी से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित जो जानकारी है। जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, और उनका जो वास्तविक नाम है ये भी आपको याद रखना है। बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों हम साहित्य पढ़ते रहते हैं, बुकें किताबें जो भी हैं पढ़ते रहते हैं, तो उसमें हमें यही पढ़ते रहते हैं जो नाम दिए गए हुए हैं। जैसे राघव जी दिया गया है, त्रिलोचन जी है, नागार्जुन जी है, लेकिन इनके जो वास्तविक नाम अलग थे, साहित्यिक नाम अलग थे। साहित्य में ये जो भी रचनाएं कर रहे थे, हम वो उन्हीं नामों से प्रसिद्ध हो गए और हम वही पढ़ते आ रहे हैं। अगर इस तरह के प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता, हम सोचते हैं कि राघव जी है यही साहित्यकार, लेकिन ये याद रखना है आपको। मैं साथ के साथ जिनके भी वास्तविक नाम या किसी कवि का जो उपनाम है उससे रचना करते थे तो वो भी आपको याद रखने हैं। वास्तविक नाम है अगर किसी का, कवि का, या अपने उपनाम से प्रसिद्ध है तो उसका वास्तविक नाम हम यहाँ पर बताते हैं। अगर वास्तविक नाम उससे वो साहित्य में प्रसिद्ध है लेकिन उन्होंने कुछ रचनाएं या शुरुआत की जो रचनाएं थी वो उपनाम से की हैं, तो वो भी साथ के साथ आपको याद रखने हैं। सभी जो लेखक या साहित्यकार जिन पर भी हम बात कर रहे हैं सभी के बारे में आपको ये चीजें ध्यान रखनी। अब बात करेंगे इनकी रचनाओं पर। राघव जी की जो रचनाएं मिलती हैं दोस्तों, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि थे राघव जी। उन्होंने कविता के साथ साथ कहानी उपन्यास, जो हमें पता, मैंने बताया कहानी उपन्यास उन्होंने लिखे थे दोस्तों। कविता के क्षेत्र में भी वे प्रबंध और मुक्तक दोनों ही क्षेत्रों में सक्रिय रही। कविता के क्षेत्र में राघव जी दोस्तों प्रबंध भी इन्होंने लिखे और मुक्तक भी। इनके प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं? प्रबंध काव्य हैं इनके 3 प्रबंध काव्य मिलते हैं। कौन कौन से? अजय खंडहर, अजय खंडहर 1944 ईस्वी, अजय खंडहर 1944 ईस्वी। मेधावी 1947 ईस्वी, मेधावी 1947 ईस्वी। और पांचाली 1955 ईस्वी। 3 प्रबंध काव्य मिलते हैं इनके। कौन कौन से? अजय खंडहर 1944 ईस्वी, मेधावी 1947 ईस्वी, पांचाली 1955 ईस्वी। ये इनके प्रबंध काव्य हैं दोस्तों। जो इनका प्रबंध काव्य है अजय खंडहर, इसमें दोस्तों 3 शीर्षकों से कौन कौन से 3 शीर्षक? झंकार, ललकार और हुंकार। झंकार, ललकार और हुंकार। झंकार, ललकार और हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन मिलता है। स्टालिनग्राद युद्ध के स्थलों का
वर्णन मिलता है। अजय खंडहर जो इनका प्रबंध काव्य है दोस्तों, उसमें 3 शीर्षक, कौन कौन से 3 शीर्षक? झंकार, ललकार और हुंकार। जो ये 3 शीर्षकों से रचना है, उसमें स्टालिनग्राद युद्ध के स्थलों का वर्णन मिलता है। आपको याद रखना है, ये अजय खंडहर में ये 3 शीर्षक से हैं, झंकार, ललकार और हुंकार। इसमें स्टालिनग्राद जो युद्ध हुआ था उसके स्थलों का वर्णन मिलता है। 2 मुक्तक काव्य हैं दोस्तों इनके। दो मुक्तक काव्य हैं, कौन कौन से? पिघलते पत्थर, पिघलते पत्थर 1946 ईस्वी, और राह के दीपक। प्रबंध काव्य 3 हैं। अजय खंडहर 1944 ईस्वी, मेधावी 1947 ईस्वी, पांचाली 1955 ईस्वी। अजय खंडहर में दोस्तों 3 शीर्षकों से झंकार, ललकार और हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध जो हुआ था उसके स्थलों का वर्णन मिलता है। 2 इनके मुक्तक काव्य हैं, पिघलते पत्थर 1946 ईस्वी और राह के दीपक, ये इनके मुक्तक काव्य हैं। तो ये इनके काव्य संग्रह थे दोस्तों। जो राघे राघव जी हैं उनको उपन्यासकार के रूप में ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। रिपोर्टाज भी इनका बहुत प्रसिद्ध हुआ था, कहानी संग्रह भी, और ये इनके काव्य संग्रह थे। आपको पता चल गया। 3 प्रबंध काव्य हैं, अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, और 2 मुक्तक काव्य हैं, पिघलते पत्थर और राह के दीपक, याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थे प्रगतिवाद के प्रमुख कवि राघे राघव जी। और अब हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी पर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों, दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान थी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और जो प्रगतिवादी चेतना थी दोनों विद्यमान थी। किसके साहित्य में? किसके काव्य में? रामधारी सिंह दिनकर जी के काव्य में। और जो छायावाद की श्रृंगारिक भावना थी वो भी इनके काव्य में देखने को मिलती है। तो हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी भी दोस्तों प्रमुख कवि हैं और बहुत ही ज्यादा इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका जन्म दोस्तों 1908 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था और 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1908 से 1974 ईस्वी, याद रखना है। 1908 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म इनका कहाँ पर हुआ था? सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार में। सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार में इनका जन्म हुआ था। याद रखना है आपको, सिमरिया, जिला मुंगेर, बिहार में इनका जन्म हुआ था। 1932 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए ऑनर्स किया था। इतिहास में पहले इनकी इतिहास में पुरातत्व जो था उनमें बहुत ही इनकी अधिक रुचि थी। साहित्य की तरफ इनकी रुचि बाद में बढ़ी है। 1932 ईस्वी में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया था इतिहास में। उसके बाद दोस्तों बीए ऑनर्स करने के बाद ही ये स्कूल में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए थे।
नियुक्त हुए। 1932 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया। बीए ऑनर्स करने के तुरंत बाद ये स्कूल में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए थे। 1934 ईस्वी में बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार के पद इन्होंने स्वीकार किया। 1934 ईस्वी में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार किया। कब? 1934 ईस्वी में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब रजिस्ट्रार का जो पद था वो स्वीकार किया। यहाँ पर दोस्तों ये 9 वर्षों तक इन्होंने कार्य किया। 9 वर्षों तक कार्य किया सब रजिस्ट्रार के पद पर इन्होंने। इस तरह के प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। कई बार आपको इस तरह के प्रश्न दे दिए जाते हैं बहुत सारे पेपरों में कि स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे रामधारी सिंह दिनकर जी, सब रजिस्ट्रार के पद पर हुए, राज्यसभा के सदस्य हुए, और एक जहां पर ये नियुक्त नहीं हुए वो आपको दे दिया जाएगा। और इस तरह पूछ लिया जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी या कोई भी साहित्यकार है कि उन्होंने किस पद पर कार्य नहीं किया। तो ये आपको याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने इन्होंने काम किया या नौकरियां की, जो भी वो याद रखना है आपको। स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे बीए करने के तुरंत बाद। 1934 ईस्वी में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार किया और वहां पर इन्होंने 9 वर्षों तक कार्य किया। लेकिन उसी समय दोस्तों इन्होंने जो इनकी रेणुका, हुंकार, रसवंती आदि रचनाएं थी जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से संबंधित थी, तो वो इनकी छपनी शुरू हो गई थी और अंग्रेजी सरकार के सामने भी वो आने लग गई थी, प्रकाशित होने लगी थी और अंग्रेजी सरकार के सामने भी आने लगी थी। तो अंग्रेजी सरकार को लगने लगा था कि जो हमारे अधीन काम कार्य कर रहा है जो व्यक्ति, तो हमारे जो तंत्र में कोई गलत व्यक्ति आ गया है, यानी हमने अपने जो सब रजिस्ट्रार का पद था वो किसी गलत व्यक्ति को दे दिया है। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, और इन्होंने राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कविताएं लिखी थी। तो इस कारण अंग्रेजों को ऐसा लगा था कि हमने जो हमारे तंत्र में कोई गलत व्यक्ति आ गया है, इसलिए उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी का 4 वर्षों में 22 बार तबादला हुआ। इनका 4 वर्षों के अंतर्गत इनका 22 बार तबादला किया गया। इसके बाद दोस्तों इन्होंने 1947 ईस्वी में बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर आ गए थे। 1947 ईस्वी में 1947 ईस्वी में कहां पर? बिहार विश्वविद्यालय में बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए और मुजफ्फरपुर आ गए। बिहार जो दिल्ली में ये 1947 में बिहार सरकार के अधीन उन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार किया था। उसके बाद 1947 में बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए और मुजफ्फरपुर आ गए। उसके बाद दोस्तों 1952 ईस्वी में हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था 1947 ईस्वी में, और जब संसद का चुनाव हुआ यानी राज्यसभा के ये सदस्य चुने गए थे। 1952 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य चुने गए।
रामधारी सिंह दिनकर जी 1952 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य चुने गए और यहाँ पर इन्होंने 12 वर्षों तक कार्य किया। 12 वर्षों तक कार्य किया। कहाँ पर? राज्यसभा के सदस्य के रूप में 1952 ईस्वी में चुने गए थे। 1964 से 65 ईस्वी तक दोस्तों, 1964 से 1965 ईस्वी तक रामधारी सिंह दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हुए। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति। भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति 1964 ईस्वी से 1965 तक ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हुए। यानी अगले ही साल 1965 ईस्वी में से 1971 ईस्वी तक हिंदी सलाहकार नियुक्त हुए, यानी दिल्ली आ गए। 1965 से 1971 ईस्वी तक हिंदी के सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया। हिंदी सलाहकार नियुक्त हुए ये 1965 ईस्वी में 1971 ईस्वी तक। तो ये जहां जहां जिन जिन पदों पर रामधारी सिंह दिनकर जी रहे ये वो पद थे, आपको याद रखना। 1932 ईस्वी में इन्होंने BA ऑनर्स किया था इतिहास से। उसके तुरंत बाद स्कूल के प्राध्यापक नियुक्त हुए। उसके बाद 1934 ईस्वी में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार किया। 9 वर्षों तक वहां पर कार्य किया। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने जो ये रचनाएं लिखते थे उनके आधार पर 4 वर्षों में इनके 22 तबादले किए गए थे। 1947 ईस्वी में बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। 1952 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 12 वर्षों तक वहां पर रहे दोस्तों। 1964 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हुए। लेकिन अगले ही वर्ष 1965 से 1971 तक ये हिंदी सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया। और इनके साहित्य में योगदान के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति ने इनको 1959 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनको पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया। याद रखना है आपको, 1959 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति ने रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो याद रखना है दोस्तों कि कहां कहां पर रामधारी सिंह दिनकर जी नियुक्त हुए, किस किस पद पर इन्होंने कब कब तक कार्य किया। पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। इसके बाद है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि इनको माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी को समय सूर्य और अधैर्य समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी को। ये याद रखना है आपको। और इन्होंने दोस्तों जैसे मैथिली शरण गुप्त जी के सामने, मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि कहा जाता था उनको, मैथिली शरण गुप्त जी के सामने इन्होंने समय को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना था। मैथिली शरण गुप्त भी राष्ट्र कवि थे दोस्तों। भारत भारती जो उनकी रचना थी जो उन्होंने लिखी थी उस पर महात्मा गांधी जी ने उनको राष्ट्र कवि कहा था। और रामधारी सिंह दिनकर जी भी राष्ट्र कवि थे। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने स्वयं को मैथिली शरण गुप्त जी के सामने महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना था। दिनकर जी ने दोस्तों एक उनकी कविता थी जनतंत्र का जन्म उनकी कविता थी जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता थी, जो कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी, जो इनकी कविता थी जनतंत्र का जन्म 26 जनवरी 1950 को इस शीर्षक कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने 26 जनवरी 1950 को घोषित किया था
यह था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बहुत बार पूछी जाती है ये पंक्ति। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो इनकी कविता थी जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को घोषित किया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियां कही थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर को दोस्तों राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि कहा जाता है। दिनकर को राष्ट्रीय जागरण और भारतीय संस्कृति का राष्ट्रीय संस्करण और भारतीय संस्कृति का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी को। इनको अनल कवि भी कहा जाता है, अनल कवि, ये याद रखना है। समय सूर्य और अधैर्य के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, राष्ट्रीय जागरण और भारतीय संस्कृति के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी और अनल कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, ये याद रखना है दोस्तों आपको। तो रामधारी दिनकर जी से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, तो आपको ये याद रखनी है। ये लाइनें बहुत बार पूछी जाती। 26 जनवरी 1950 को इन्होंने घोषित किया था अपने जनतंत्र का जन्म कविता से कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब बात करेंगे इनकी रचनाओं। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो पहला काव्य संग्रह है वो है रेणुका। ईस्वी। रेणुका 1935 ईस्वी। हुंकार 1939 ईस्वी। रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी। रसवंती में दोस्तों यौवन, सौंदर्य और विरह व्यथा के गीत हैं। यौवन, सौंदर्य और विरह व्यथा के गीत हैं, जिसमें रसवंती जो इनकी रचना है 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसमें यौवन, सौंदर्य और विरह व्यथा के गीत हैं। इसके बाद है द्वंद्व गीत। द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी। ये 1940 ईस्वी। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी। प्रबंध काव्य, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी प्रबंध काव्य है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, याद रखनी है आपको। बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कुरुक्षेत्र से 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, प्रबंध काव्य है, और महाभारत के शांति पर्व पर का प्रभाव इस पर। महाभारत के शांति पर्व, महाभारत के शांति पर्व पर प्रबंध काव्य महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित है। कुरुक्षेत्र जो इनकी रचना है प्रबंध काव्य है, जो 1946 ईस्वी में लिखा गया था दोस्तों, और महाभारत का जो शांति पर्व था उससे प्रभावित ये रचना है। कुरुक्षेत्र जिसमें दोस्तों आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन है। आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के
प्रश्नों का चिंतन है। कवि ने युद्ध को निंदनीय बताया है। कवि ने, रामधारी सिंह दिनकर ने युद्ध को निंदनीय बताया है, यानी निंदा की है युद्ध की, लेकिन फिर भी आधुनिक परिवेश में उसके जटिल रूप को, उसके संक्रांत मूल्यों को उभारा है। प्रश्न दोस्तों इतना ही नहीं कि युद्ध निंदनीय है, इससे बड़ा प्रश्न यह है कि निंदनीय वस्तु बार बार इतनी अनिवार्य क्यों हो उठती है कि युद्ध के रूप में इतिहास की एक बहुत बड़ी चुनौती क्यों बार बार शांति प्रिय लोगों को स्वीकार करनी पड़ती है। जो कवि हैं उन्होंने कहा है कि जो युद्ध है वो निंदनीय, यानी निंदा की है युद्ध की, लेकिन प्रश्न दोस्तों ये उठाया है कि निंदनीय वस्तु इतनी बार बार अनिवार्य क्यों हो जाती है कि जो शांति प्रिय लोगों को बार बार युद्ध करना पड़ता है, युद्ध स्वीकार करना पड़ता है। क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि एक विशेष सामाजिक या मानवीय संदर्भ में युद्ध शांति की अपेक्षा अधिक मूल्यवान हो जाता है। कुरुक्षेत्र में वास्तव में कोई उत्तर नहीं है। जहां समाधान खोजने का प्रयास है वहां कवि केवल स्वप्नद्रष्टा बनकर रह गया, यानी ये प्रश्न तो उठाया गया है लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है कुरुक्षेत्र रचना में। लेकिन जहां पर ये उत्तर या इसके जो समाधान खोजने के प्रयास किए गए हैं वहां पर कवि केवल स्वप्नद्रष्टा बनकर रह गया है। कुरुक्षेत्र की शक्ति उत्तर के काल्पनिक नियोजन में नहीं बल्कि यह द्वंद्वग्रस्त प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है, यानी अगर इसका उत्तर खोजने लगे तो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जहां पर उत्तर खोजने की इस रचना में कोशिश की गई है, लेकिन जहां पर प्रश्न किए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो धर्मराज और भीष्म के मध्य में उसके भीतर से गुजरता, शांति काम्य है, युद्ध निषिद्ध है, किंतु युद्ध के लिए अनिवार्य परिस्थितियां उत्तरदायी होती हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया जो कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य है वो महाभारत के शांति पर्व पर से प्रभावित है, और इसमें ये प्रश्न उठाया गया है कि युद्ध इतनी निंदनीय चीज होते हुए भी वो इतनी अनिवार्य क्यों हो जाती है कि जो शांति प्रिय लोगों को युद्ध को बार बार स्वीकार करना पड़ता है। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में प्रकाशित प्रबंध काव्य है, बहुत श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है और बहुत ही ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी पर। इसके बाद है दोस्तों सामधेनी। सामधेनी 1947 ईस्वी। सामधेनी 1947 ईस्वी। रसिमरथी रसिमरथी 1952 ईस्वी। रसिमरथी की रचना की गई 1952 ईस्वी। ये एक खंड काव्य है दोस्तों। रसिमरथी क्या है? खंड काव्य है। रसिमरथी क्या है? खंड काव्य है जिसका नायक है कर्ण। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है नायक के ऊपर। रसिमरथी से रामधारी सिंह दिनकर जी की रसिमरथी का नायक कौन है। उसके साथ आपको कुरुक्षेत्र रचना भी मिलेगी, और बहुत सारे दोस्त ये गलती कर सकते हैं कि कुरुक्षेत्र पर कर्ण नायक हो सकता है, कुरुक्षेत्र में भी कर्ण होगा तो उस पर आंसर लगा देते हैं, लेकिन रसिमरथी का नायक है कर्ण। आपको याद रखना है। जो रसिमरथी रचना है एक खंड काव्य है दोस्तों, जिसके माध्यम से सामाजिक प्रश्नों को उठाया गया है। खंड काव्य है और इस रचना के माध्यम से कवि ने सामाजिक प्रश्नों को उठाया है। इस रचना के बाद है दोस्तों रसिमरथी। खंड काव्य है, इसका जो नायक है वो कर्ण है, याद रखना। 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद है नील कुसुम। नील कुसुम 1954 ईस्वी। नील कुसुम 1954 ईस्वी याद रखनी है आपको। नील कुसुम 1954 ईस्वी। दिल्ली 1954 ईस्वी। दिल्ली 1954 ईस्वी। नील कुसुम 1954 ईस्वी। दिल्ली 1954 ईस्वी। उर्वशी 1961 ईस्वी। उर्वशी की रचना कब की गई थी? 1961 ईस्वी में। गीति नाट्य है
उर्वशी क्या है? गीति नाट्य है। जयशंकर प्रसाद जी ने भी उर्वशी नाम से रचना की थी 1909 ईस्वी में। लेकिन जो जयशंकर प्रसाद की उर्वशी थी और रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी में क्या अंतर है? जयशंकर प्रसाद जी ने उर्वशी रचना की थी 1909 ईस्वी में, जो कि एक चंपू काव्य थी, और रामधारी सिंह दिनकर जी की उर्वशी है 1961 ईस्वी में इसकी रचना की गई, और ये गीति नाट्य है, आपको याद रखना है। उर्वशी को दोस्तों 1972 ईस्वी में उर्वशी काव्य पर रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर 1972 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। इस रचना का दोस्तों केंद्रीय भाव प्रेम है। केंद्रीय भाव प्रेम है, जिसमें उर्वशी में पुनर्वा और उर्वशी के प्रेम का चित्रण है। पुनर्वा और उर्वशी के प्रेम का चित्रण है। उर्वशी, पुरवा और उर्वशी के प्रेम का चित्रण है। और ये रचना दोस्तों उर्वशी 1961 5 अंकों में विभाजित है। 5 अंकों में विभाजित है। 5 अंकों में विभाजित है उर्वशी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की। 5 अंकों में विभाजित है और इसका जो केंद्रीय भाव प्रेम है और इसमें पुरवा और उर्वशी के प्रेम का चित्रण किया गया है। किसमें? उर्वशी जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। उर्वशी में दोस्तों इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसमें कवि ने उर्वशी और पुरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ में जोड़ने का प्रयास किया। उर्वशी और पुरवा के प्राचीन आख्यान को नए अर्थ में जोड़ने का प्रयास किया। पुरवा और उर्वशी अलग अलग तरह की प्यास लेकर एक दूसरे के करीब आए थे। पुरवा धरती पुत्र और उर्वशी देवलोक से उतरी हुई नारी है। पुरवा के भीतर देवताओं की तृषा है और उर्वशी सहज निश्चित भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है। उर्वशी का दर्शन पक्ष है प्रेम और ईश्वर, जय और आत्म धरातल को परस्पर मिलाना। वैसे तो ये शाश्वत प्रश्न है, तो इस युग के मूलभूत प्रश्नों से जुड़ता नहीं दिखता है। तो आपको उर्वशी महत्वपूर्ण रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की दोस्तों। 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। गीति नाट्य है। 1972 ईस्वी में इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। केंद्रीय भाव इसका प्रेम है। पुरवा और उर्वशी के प्रेम का चित्रण किया गया है। 5 अंकों में ये रचना ये विभाजित है। जो एमए की हमारी पुस्तकें हैं उनमें उर्वशी के बारे में बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। एमए में जब हम पढ़ते हैं तो उर्वशी के बारे में इसके जो 5 अंक हैं उनके बारे में बिल्कुल विस्तार से बताया गया है, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि उर्वशी महत्वपूर्ण रचना है। कुरुक्षेत्र पर बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, रश्मि रथी पर बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे रामधारी सिंह दिनकर जी की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण। उर्वशी के बाद रचना आती है दोस्तों परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी। परशुराम की प्रतीक्षा की रचना की गई थी 1963 ईस्वी में। भारत चीन युद्ध का आधार लेकर लिखा गया। भारत चीन युद्ध का आधार लेकर परशुराम की प्रतीक्षा भारत चीन युद्ध का आधार लेकर लिखी गई है। इसके बाद है दोस्तों आत्मा की आंखें। आत्मा की आंखें। आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी। आत्मा की आंखें प्रकाशित हुई 1964 ईस्वी में। हारे के हरिनाम।
हारे के हरिनाम, हारे के हरिनाम। धूप और धुआं, धूप और धुआं 1951 ईस्वी। धूप और धुआं 1951 ईस्वी। नीम के पत्ते, नीम के पत्ते और इतिहास के आंसू, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी। तो ये रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की दोस्तों। रेणुका 1935 ईस्वी, हुंकार 1939 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी, द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 जो कि एक प्रबंध काव्य है और महाभारत के शांति पर्व का उस पर प्रभाव है, सामधेनी 1947 ईस्वी, रसिम रथी 1952 ईस्वी, नील कुसुम 1954 ईस्वी, दिल्ली 1954 ईस्वी। उर्वशी महत्वपूर्ण रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की, 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई। गीति नाट्य है, 1972 ईस्वी में इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय भाव इसका प्रेम है, पुरवा और उर्वरी के प्रेम का चित्रण इसमें किया गया है। 5 अंकों में विभाजित है ये रचना। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी में भारत चीन युद्ध का आधार लेकर लिखी गई रचना है ये। आत्मा की आंखें 1964 ईस्वी, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं 1951 ईस्वी, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी। ये सभी रचनाएं हैं प्रसिद्ध राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की। इसके बाद है दोस्तों जो रामधारी सिंह दिनकर जी की बुद्धदेव कला तीर्थ, बुद्धदेव कला तीर्थ, बुद्धदेव कला तीर्थ और विजय, कलिंग विजय। कौन कौन सी बुद्धदेव कला तीर्थ और कलिंग विजय रचनाएं हैं, उनमें सांस्कृतिक संदेश दिया है कवि ने, सांस्कृतिक संदेश दिया है कवि ने। कौन कौन सी कविताओं के माध्यम से, बुद्धदेव कला तीर्थ और कलिंग विजय जो रचनाएं हैं उनसे, जो वो रचनाएं कविताएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की, सांस्कृतिक संदेश की वाहिका के रूप है, यानी सांस्कृतिक संदेश दिया है कवि ने इन कविताओं के माध्यम से। उसके बाद है हिमालय संदेश, हिमालय संदेश। ये जो कविता है लंबी संगीत रूपक है, लंबी कविता है और संगीत रूपक है। हिमालय संदेश लंबा संगीत रूपक है रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं थी दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी की। उर्वशी के बारे में आपको पता चल गया। कुरुक्षेत्र भी महत्वपूर्ण काव्य है, रसिम रथी खंड काव्य है जो कि जिसका नायक है कर्ण, आपको याद रखना है। और सभी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है रामधारी सिंह दिनकर जी की, वो सभी आपको याद रखनी है। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं दोस्तों दिनकर जी की, जैसे ओ द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल, ओ द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल। दूसरी पंक्ति है स्वानों को मिलता दूध भात बच्चे भूखे अकुलाते हैं, स्वानों को मिलता दूध भात बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। आगे है हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते, हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने
हम आते। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दो अर्जुन भीम वीर। ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की, याद रखनी है आपको, क्योंकि पंक्तियां बहुत ही बार पूछी जाती हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं पंक्तियां जो कि हमने यहाँ पर बताई हैं। तो आपको ये सभी पंक्तियां याद रखनी है रामधारी सिंह दिनकर जी की, सभी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है। इससे पहले हमने बात की थी राघव जी पर, उनकी भी आपको सभी रचनाएं याद रखनी है। उनका वास्तविक नाम क्या था, जन्म मृत्यु सभी कवियों के। तो दोस्तों यहाँ तक हमने बात की, ये प्रगतिवाद के प्रमुख कवि थे। इसके बाद हमारा शुरू होगा प्रयोगवाद, उस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।